नमस्ते, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। अभी हम लोग ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रांगण में हैं। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ कल कुछ लोग इकट्ठा हुए थे 30 जनवरी के दिन। आज 31 जनवरी को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे हम बात करेंगे क्या हुआ अभी तक और ये क्यों यहाँ पे इकट्ठा है इतने ठंड में। और चलिए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा है और जो कल की जो घटना हुई अभी तक क्या हुआ है, आप विस्तार में हमें बताइए। जी नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा। रेल अप्रेंटिस का संगठन है हमारा और हम सभी रेल अप्रेंटिस जो है भारत सरकार के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में हम सभी लोग पूरी तरीके से ट्रेंड होकर बेरोजगार घूम रहे हैं। और मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 2016 से पहले हम सभी लोगों का 100% समायोजन भारतीय रेल में हुआ करता था। और जब से ये स्किल इंडिया अभियान की सरकार आई है, कुशल कारीगरों के सम्मान की सरकार आई है, तब से हम लोगों की जो स्थिति हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि हम लोगों ने को उठा करके 20% का रिजर्वेशन आरआरसी में दे दिया गया। और आरआरसी का भी कोई ठिकाना नहीं। जैसे 19 में आरआरसी आई थी, अभी 24 आ गया है, अभी तक आरआरसी आई नहीं है। और ऐसे में हम सभी बेरोजगार रेल अप्रेंटिस भी हैं और आरआरसी के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो बड़ी दयनीय स्थितियां रेल अप्रेंटिस की हैं और हम लोग अपनी ये मांग रख रहे हैं जो हमारा 100% समायोजन भारतीय रेल में हुआ करता था, उसी तरीके से हमारा समायोजन रेल के अंदर हो। इस मांग को लेकर के हम सभी साथी कल हजारों की संख्या में जो है दिल्ली पहुंचे हुए थे और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी से मुलाकात भी किए और उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी किया। परंतु अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और मेरे कुछ साथी जो हैं तमाम स्टेट से आए हुए हैं, जैसे ये चंदन पासवान जी हैं बिहार से आए हुए हैं, ये मणिकंदन जी हैं तमिलनाडु से आए हुए हैं और ये पीछे हमारे तमिलनाडु से आए हैं और बहुत से हमारे रेल अप्रेंटिस साथी। असल में आज हम सब लोग जो है महामंत्री जी से यहाँ पे मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे 17 जोन के सभी रेल अप्रेंटिस ने यहाँ पे आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई में हिस्सा लिया है और हम सभी साथियों ने आशा की है कि हम लोगों का समायोजन भारतीय रेल में जरूर होगा, क्योंकि लंबे समय से अगर देखा जाए तो हम लोगों का समायोजन नहीं हुआ। और उसके लिए हमारी ये मांग क्यों, जैसे हम लोगों को बहुत से लोग कह देते हैं कि आप लोग जाए और कुछ और कर लें, जा करके कुछ और कर लें, तो उसके लिए भी हम लोगों का एक सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है कि जो हम लोगों के ट्रेनिंग का पीरियड होता था वो 18 साल से 22 साल होता था। 18 साल से 22 साल और 25 साल तक की जो उम्र होती है वो युवा को अपने भविष्य को तय करने की उम्र होती है। युवा को जब अपने भविष्य को तय करने की उम्र थी तभी हमने अपना भविष्य तय किया, क्योंकि रेल में जो है अप्रेंटिसेस का समायोजन होता है और हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकते, निम्न वर्गीय परिवार से हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि जल्द ही हम लोगों को कुछ मिल जाएगा, तो हम लोगों ने रेलवे में 3 साल का ट्रेनिंग किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में समायोजन हो जाता था। परंतु एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया कि कहीं पे 2008 में अप्रेंटिस नहीं नहीं ज्वाइन किया। मैं 2009 का लखनऊ का रेल अप्रेंटिस हूँ नॉर्दर्न रेलवे का, मुझे समायोजन नहीं मिला। लेकिन 2017 में सुरेश प्रभु जी के समय में भी रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हुआ है रेल में। तो एक ही रेल, एक ही सरकार और एक ही नियम, एक ही कानून में ऐसी दोहरी नीति हम लोगों के साथ क्यों अपनाई जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हम रेल अप्रेंटिसेस के लिए है। और 18 साल से जो 22 साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो हैवी वर्क का काम जो भारतीय रेल में हम लोग सीखते हैं ये ओपन मार्केट में कहीं होता नहीं, क्योंकि रेल का काम रेल में होता है। रेल का काम सीखे हुए लोगों को जब हम लोग बाहर जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम आपको काम क्यों दें, इसलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ से काम सीखा तो कहते हैं कि तुमको तो वहाँ काम मिल ही जाएगा, तुम कल को हमारा डिपार्ट छोड़ के चले जाओगे, हम तुमको ट्रेन भी करें, हम तुमको काम भी देंगे, तो कैसे दें, क्यों दें। ये हम लोग समस्या झेल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल यहाँ लोग आए थे। तो अभी तक आज 31 जनवरी है, अभी तक क्या जो अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है, अभी क्या उम्मीद दिख रहा है आप लोगों को? हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन चला तो वर्षों तक चला, तब जाकर उनकी बातें कहीं ना कहीं सुनी गई। खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, बरसों तक अगर बात कही जाए तो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का नेतृत्व हम और चंदन और सभी साथी मिलकर के जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आंदोलन कोई आज का नहीं है। हम लोग भी 2016 से तो फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे उससे पहले हम सभी लोग जो अपने अपने जोन में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग की है वहाँ पे समायोजन की मांग कर रहे थे। हम 2012 से मांग कर रहे थे। ये हमारे साथ में प्रवीण जी हैं, आप आइए जरा इधर। और ये हमारे प्रवीण जी जो हैं ये 2004 के रेल अप्रेंटिस हैं, आईसीएफ चेन्नई के अप्रेंटिस हैं और ये 2004 से उसी मांग को लेकर के मैदान में खड़े हुए हैं कि हमारा समायोजन हो। रेल एक, नियम एक, कानून एक
लेकिन सौतेला व्यवहार क्यों, ये समझ ही में नहीं आ रहा। आशा करते हैं हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, यूनियन फेडरेशन के माध्यम से मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद भी करते हैं कि हम लोगों के भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा और नौजवानों को कुछ मौका जरूर दिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप जरा बाकी हमारे अप्रेंटिसेस की भी पीड़ा को सुनें। आप कहाँ से आए हैं, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रवीण है और मैं सदर्न जोन से आया हूँ, तमिलनाडु चेन्नई से। और मैं 2004 में आईसीएफ में अपना अप्रेंटिस कंप्लीट किया मैंने। और जैसे एक जीएम जो पास होता है, जी जैसे एक ऑर्डर फॉर्म होता है, जियो पास होता है, तो ये सारे जोन के लिए अप्लीकेबल होता है, जो भी ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं। लेकिन साउथ जोन में क्या हुआ है, जैसे 1998 बैच से लेकर टिल नाउ, जैसे 2016 तक जियो, जैसे जियो में क्या होता है, एक ऑर्डर जैसे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है कि जीएम को राइट्स दिया जाता है कि जैसे उनके पास वैकेंसी है तो वो सब्स्टिट्यूट्स को ले सकते हैं, जो अप्रेंटिस जो फिनिश किए हैं उनको ले सकते हैं वो। तो टिल 2016 तक उनके पास पावर था। लेकिन साउथ में क्या किया है, 1998 बैच से लेकर अभी तक किसी को भी 2016 तक फिल नहीं किया। ये क्या अभी तक किसी का नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। तो ये हमने ये मुद्दा, ये मैसेज हमने सारे मिनिस्टर को बताया है। रेलवे को ऑलरेडी मैसेज पता है, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया है। जितने भी हमारे जो रेलवे यूनियंस भी थे, हमने उनको भी इंफॉर्मेशन दिया था ये कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है सर, लेकिन वहां से भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। तो इसके कारण हमने कई तरह के धरना किए। ओके, तो वोटर कार्ड सरेंडर भी किया हमने, हमारे सेक्रेटरी ऑफिस में जाकर सरेंडर भी किया कि हम इस टाइम बाइकआउट करेंगे इस बार जो इलेक्शन का। तभी उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट दिया हमें कि डेफिनेटली हम रेलवे बोर्ड में ये एस्केलेशन करेंगे कि तमिलनाडु में इतना इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन टिल नाउ हमें तक उसका भी रिप्लाई नहीं मिला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु इंडिया में है कि नहीं। नहीं, इंडिया का ही भाग है। नहीं, हमें तो डाउट लग रहा है क्योंकि हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वोटर कार्ड लगकर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा जरूरत ही नहीं है। तो आज भी देखो हमें प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला, तो डेफिनेटली हम अपना वोटर कार्ड सरेंडर कर देंगे। दिल्ली में हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, डेफिनेटली सरेंडर कर देंगे। जब तक हमें साउथ जोन का नहीं तो सारे अप्रेंटिस का कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला, तो डेफिनेटली हम सरेंडर कर देंगे। हमारा तो वही एक प्लान है, डेफिनेटली करने वाला है। और जब जियो पास होता है, 2016 तक था जीएम, हमें लिया नहीं, ठीक है, मैं ओके, प्रॉब्लम है। किसी जोन में एक 2012 तक लिया है, 2010 तक लिया है। तो ये डिफरेंशिएट क्यों करा जा रहा है? सबका सारा एक ही है जोन, सारा इंडिया, सारा स्टेट तो एक ही इंडिया में ही है। तो ये क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तमिलनाडु में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये लोग? क्यों सबको दे रहे हैं? जैसे 2012 तक सबको दिया, तो 2012 तक सबको देना चाहिए, सारे जोन, साउथ जोन में भी देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया हमें प्रॉपरली। अच्छा, जैसे आप भैया से बात हुई, ये बताया कि हम लोगों का एज भी बढ़ चुका है, तो अभी आप 40 साल है, 40 साल है, मैं एग्जाम लिख भी नहीं सकता हूँ मैं दोबारा। तो अभी फिलहाल आप लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ तो घर चलाने के लिए, अपना खुद को देखने के लिए कुछ तो कर ही रहे होंगे। मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैं काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन मैंने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिशियन लेकर मैं करता हूँ काम। अभी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, जैसे मांग हमारी जो मांगे करते पूरे करने के लिए बोलते हैं हम लोग, तो उस दिन का डेली वेजेस मेरा चला जाता है। तो मैं क्या करूंगा डेली वेजेस के लिए? अच्छा, प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, तो उसमें इसका आप लोगों ने जो ट्रेनिंग किया है, उसका क्या, उसमें क्या भविष्य है? प्राइवेट में आप लोगों ने ऐसा कुछ कोशिश किया? प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि रेल के अंदर क्या पुर्जे हैं, क्या इस्तेमाल है और जो ट्रेडें हैं, वो सब हम लोगों को रेल की पढ़ाई जाती है। और रेल का संबंधित काम जितना भी है वो रेल विभाग में ही होता है, बाहर ओपन मार्केट में नहीं होता है। इसलिए जो हम लोग ट्रेनिंग ले भी लेते हैं, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि ये इलेक्ट्रिशियन है, इनका तो थोड़ा बहुत काम चल भी सकता है बाहर। जैसे मैं हूँ, मैं 4th हीट ट्रीटमेंट से हूँ और रेलवे मैकेनिकल से मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है। अब मैकेनिकल रेलवे से मैं कंप्लीट हूँ, मैं बुलेट तो बना नहीं पाऊंगा, मोटरसाइकिल तो बना नहीं पाऊंगा। तो अब आप बताइए मैं रेल का कारखाना कहाँ से लाऊं? कोई ऑप्शन नहीं है। सरदार जी, आप कहाँ से हैं और आपको क्या समस्या आ गई, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम परमजीत सिंह है। देखो, ये जो समस्या है ना, ये ऑल ओवर इंडिया की समस्या है। ये हमारा प्रवास संगठन है एक। देखो, हम यही बात करना चाहते हैं। देखो, पूर्व के जो भी रेल मंत्री रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी रहे हो, ममता बनर्जी रहे हो, लाल विलास पासवान जी है वो रहे हो, इन्होंने सबको हमको जीएम पावर के थ्रू एक नौकरी देने का कार्य किया है। ये सब हमारे भाई है। देखो, ये सब पुराने लड़के हैं, कोई 2004 का है,
कोई 6 का है, कोई 1998 का भी लड़के हमारे सीनियर लड़के भी हैं। तो ये जो जब से ये भाजपा सरकार आई है, देखो भाजपा सरकार के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा रोजगार का मुद्दा है। हमें कम से कम रोजगार मिलना चाहिए ना। ये रोजगार अगर हमको मिल जाता है तो हमारे हमारे हम कांग्रेस को नहीं जानते, हम बीजेपी को नहीं जानते। हमारी एक जात होती है, बेरोजगारी की जात किसी भी पार्टी को नहीं जानती। हम सरकार हमारे को रोजी रोटी देगी उन उसी को ही हम वोट करेंगे। सरकार का तो काम ही होता है रोजी रोटी देना। हाँ बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट इन्होंने जैसे बात कर रहे थे जीएम पावर की, जीएम पावर पहले हमारी रहती थी 200-250 का बैच है, जैसे पास आउट किया उसके बाद तुरंत उनको ले लिया जाता था। तो लेने के बाद जब से ये भाजपा सरकार आई, हम वैसे एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम तो अभी भी इनसे एक आस्क करते हैं कि हमारा लास्ट टाइम में भी चाहे हमारी कोई गुड पॉलिसी के तहत कोई अच्छा काम कर दिया जाए तो हम इन्हीं के ही गुणगान गाएंगे। हमारे ऑल ओवर इंडिया में 50,000 प्लस लड़के हैं। अगर ये अच्छे तरीके से 1-1.5 महीना जो दो महीना बचा हुआ है, कम से कम इसी महीने में अगर कुछ अच्छा काम कर दिया जाए तो हम मोदी जी जैसे अच्छा कोई बंदा कोई नहीं है, फिर यही बोलेंगे और क्या है। 50,000 जो रेल अप्रेंटिस की काउंटिंग है, जब हम लोग यहाँ पे 2017 और 16 में धरना लगा रहे थे तो उस समय हमारी संख्या जो है वो 15,000 से 17,000 थी। स्किल इंडिया अभियान चलाया गया, कुशल कारीगरों के सम्मान की बात की गई, कुशल कारीगरों के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबरों का काम करा लिया गया। लेबरों के काम कराने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय में हम लोगों को पहले जब रेलवे की हम लोग कैसे आते हैं ट्रेनिंग करने, कोई भी तो आके कर नहीं सकता है। हम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कराया, फिजिकल कराया, कितने मेडिकल स्टेज में कराया। ये एग्जाम होता है? कम से कम 8 स्टेज में होता है। 3 स्टेज में तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है, आप लोगों का 8 स्टेज में। 8 स्टेज आप ये समझिए, हम लोगों को पहले एंट्रेंस कराया, एंट्रेंस कराने के बाद फिजिकल कराया, फिर मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराया, फिर ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग कराने के बाद में तिमाही और छमाही इम्तिहान होता है और इस तरीके से 3 साल का मैं नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस हूँ, तो 3 साल तक मैंने तिमाही छमाही लगभग 8 एग्जाम दिए हैं। फिर 8 नहीं 9 में बेरोजगार कर दिया। हैं और उसके बाद 9वां एग्जाम जो हमने दिया वो हमने एनसीबीटी सर्टिफिकेट पाने के लिए, कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट पाने के लिए दिया और 10वें में बेरोजगार आरआरसी के द्वारा कर दिया गया। तो ये स्थितियां हैं और इसको बहुत बेहतर तरीके से चंदन भाई भी ब्रीफ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको ही बात करूंगा। आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है, विस्तार में बताइए और क्या समस्या आया कि हम लोग सारे छात्र ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्र हैं। पहले हम ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से ये टीटीएस जो आपका यूट्यूबर न्यूज चैनल है, इस पर बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र में जिस तरीके से न्यूज चैनल को भी आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति उनका कर दिया गया है कि उनको बेरोजगारी का मुद्दा दिखती नहीं है, उनको महंगाई का मुद्दा दिखती नहीं है, उनका ये नौजवानों का जो स्थिति है दर्दनाक है वो दिखती नहीं है। वही हम लोग सोचते हैं कभी कभी अगर आप जैसे लोग यूट्यूब चैनल बना करके नहीं अगर इस समाज के बीच में, इस पब्लिक के बीच में बात रखते हैं तो ये मुद्दा कहीं निकल करके भी इस जगह से जा भी नहीं पाता। इसके लिए हम लोग तो पहले आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, आपने सभी लोगों से सवाल किया और एक समस्या तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि मामला बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी किसी भी रूप में एक देश के युवाओं के लिए एक अभिशाप की तरह हो जाती है। वो घर से भी धुतकारे जाते हैं, समाज से भी धुतकारे जाते हैं और अपने जिंदगी में अपने जीवन से भी धुतकारना उनको मजबूरी बन जाती है। तो सरकार को समझनी चाहिए ये जो हम न्यू भारत की बात करते हैं, न्यू भारत की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो किनके कंधों पर देना चाहते हैं। वो क्या यंग इंडिया की बात करते हैं तो यंग इंडिया का जो नया जनरेशन है वो कैसे लोगों के कंधा पर देना चाहते हैं सरकार, क्या ये आप बताइए। जब नई भारत की बात कही जा रही है, इतने लोग बेरोजगार हैं, क्या नई भारत का नई दिशा इस तरीके से तय हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्या ये स्किल इंडिया जब अपने ही देश में एक रेल जो सबसे बड़ा संस्था है नियोक्ता का, उसी सेक्टर में सरकार का स्किल इंडिया बेरोजगार युवा दर दर ठोकरे खा रही है, क्या इस भारत में स्किल इंडिया सफल इस सरकार के रहते हुए हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर स्किल इंडिया सफल होता ये नौजवान आज रोड पर नहीं, वो प्रशिक्षण कर करके कुशल कारीगर प्रमाण पत्र पर कहीं न कहीं रेल में एक अच्छा रेल का सेवा कर रहा होता। अगर जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में 65% युवा देश में आज हैं और देश के 65% युवाओं में
माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप 45% भी, आप 35% भी आप बता दें कि ये कितने लोगों को नौकरी देने का कार्य किया, कितने भर्ती प्रक्रियाओं का देने का कार्य किया। जहां हमारे बिहार में अगर आज हम लोग भी अपेक्षित होते हैं कि काश हम लोग भी बीएड कर लेते हैं, एएनएम कर लेते हैं, तो आज हम अपने राज्य में नौकरी कर लेते हैं। जिस तरीके से हमारे महागठबंधन की सरकार ने नौकरी देने का कार्य किया, लेकिन हम लोग जिस सेक्टर से किए, रेल अप्रेंटिस हैं, जिसमें रेल में हम लोगों का समायोजन नहीं होने के कारण से आज हम लोग अपेक्षित हो गए हैं। तो यंग इंडिया तभी सफल होगा, स्किल इंडिया तभी सफल होगा जब देश के युवाओं का 65% युवाओं का सही भागीदारी और सही स्क्रिप्ट वो उनके जीवन से लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ पन्नों में लिखा जाने से हमारा 65% युवाओं का देश का भविष्य बदल सकता है। अगर देश का माननीय प्रधानमंत्री नए भारत की बात करते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं, यह तभी सफल होगा जब अपने ही रेल में सबसे बड़ा नियोक्ता में यह साबित करे कि एक एक प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को नौकरी दे करके उनको साबित करना होगा कि जो लोग रेल में प्रशिक्षण किया उनको नौकरी मिला, तभी यंग इंडिया और स्किल इंडिया देश में सफल होगा। और अन्यथा ये जो जिस तरीके से हवाओं का रुख बदला जाता है कि हमने स्किल इंडिया का बहुत बड़ा कार्य कर दिए, हमने यंग इंडिया का ये कर दिए, यह आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल को नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए तो वो आज उन छात्रों के साथ में खड़ा है। कल भी आप देख लीजिए, किसी न्यूज पर नहीं आ रहा है, लेकिन पटना में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जी कल हुआ, कल पटना में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे बिहार प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को यह बेरोजगारी नहीं दिख रही है? वो छात्र कौन लोग हैं जो आपको गद्दी पर बैठाता है, जो सर्वोपरि देश के प्रधानमंत्री को मानने वाले लोग हैं? क्या इसी दिन के लिए हम लोग इलेक्टेड ड्रेस में चुनाव के रूप में नेता को चुनते हैं कि चुनाव में जीत करके फिर वही नेता तानाशाही रवैया को अपनाए और हम लोगों पर लाठीचार्ज करे? वो छात्र कौन था? वो मांगने क्या गया था? अपने ही देश में अपने पेट के लालन पालन के लिए एक रोटी का हिस्सा मांगने के लिए गया था। क्या इस देश में नई भारत में युवाओं को 65% युवाओं को लाठी दे करके उनके बातों को नहीं दबाया जा सकता है? ये देश का गतिविधि अगर इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोग निश्चित है इस देश में बेरोजगारी को लेकर के जिस तरीके से कभी विद्रोह भड़केगा, उनको शायद इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल या दूसरे का देश का प्रधानमंत्री हो, इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, इनके मांगों को पुनः विचार कर करके सभी रेल अप्रेंटिस युवाओं को नौकरी मिले और छात्र इसमें बेहतर से बेहतर देश में कार्य करें। इनके लिए हम लोग उनसे वेदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोग उनके ही देश के एक निवासी होने के नाते उन्हीं से प्रार्थना कर करके उम्मीद भी करते हैं कि पूरी होगी। बिल्कुल मैं भी कोशिश और दुआ करूंगा कि आप लोगों की मांग सुनी जाए। अच्छा ये बताइए, जो रेलवे के आप सभी लोग हैं, अप्रेंटिस है या जो आप लोगों ने कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है, अभी भी ये कोर्स चालू है और किया जा रहा है? बिल्कुल। और प्रत्येक वर्ष जहां पूर्व में जितने सरकार को कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, 40-30 कहीं सीट निकलता था, आज इनको एक बिजनेस पॉलिसी से प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आओ कम लागत में साल भर का आपका काम कराया जाएगा, उनके बाद आपका यूथ जनरेशन का जो ब्लड है उनको चूज कर करके काम निकाल करके रेल मुनाफा कमा करके उनको प्रशिक्षण के नाम पर इस्तेमाल करके रोड पर बेरोजगार को भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशिक्षण का सही रूप सही दिशा तय कर करके उनको रोजगार मिले, इसलिए प्रशिक्षण की नीति बननी चाहिए, ना कि प्रशिक्षण की नीति इसलिए बननी चाहिए कि इनके खून और पसीना से कुछ देश में मुनाफा कमा ले, अपने ही देश के युवाओं को रोड पर बेरोजगार ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाए। आपने कोर्स किया, प्रशिक्षण लिया, फिर भी बेरोजगार है, अभी आप क्या कर रहे हैं कि आपका जीवन यापन चला? कुछ तो कुछ करते ही होंगे। देखिए, जीवन यापन करने के लिए ही तो हम लोगों ने एक अच्छे एजुकेशन के लिए एक अच्छे स्कूल में माँ बाप ने पढ़ाया। एक गरीब मिडिल परिवार के होने के नाते से हम लोग किसी तरीके से हाईएस्ट रमैया जैसे कॉलेज में 10 लाख का एजुकेशन नहीं कर पाने के कारण से हम लोगों ने समझा कि परिवार एक मिडिल परिवार है, कम से कम ITI कर लेंगे। ITI करने के बाद रेल अप्रेंटिस में हुआ, उनसे भी एक उज्जवल भविष्य से हम लोग बेहतर सोचे कि इससे हमारी बेहतर भविष्य हो सकता है। जो एजुकेशन जिस अपने आर्थिक के अनुसार जिस एजुकेशन पर हम लोगों ने अपना फोकस किया, उस एजुकेशन के
कार्य, उस एजुकेशन के हिसाब से हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर रोजगार से वंचित किया गया। और हम लोग ITI किए रेल अप्रेंटिस के, उनके बाद रेल में हम लोग प्रशिक्षण के दौरान हम लोग एक भविष्य को संवार सकते हैं, लेकिन उससे नहीं काम कर करके आज मजबूरन हमें घर चलाने के लिए एक ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसकी जानकारी नहीं है। उस सेक्टर में भी हम लोग से एक अनुभव कमी होने के कारण से घटना घट सकता है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कई अप्रेंटिस ऐसे हैं अपना कोई भी कार्य करने प्रशिक्षण किस चीज के क्या उससे नहीं करके कोई और कार्य करेगा, तो उसकी जानकारी अभाव के कारण कोई भी घटना भी घट रहा है कई लोगों के साथ में। अच्छा, रेलवे से संबंधित आप सभी लोगों ने कोर्स किया है। अभी बिहार में जैसा कि आप बता रहे थे कि लाठी चार्ज चला, वैकेंसी आया है, शायद उससे संबंधित वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ। जब भी हम रेलवे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब वैकेंसी आती है तो किसी न किसी स्टेज में फंस ही जाता है। मतलब ये कम ही देखने को मिलता है कि अच्छे रूप से कोई वैकेंसी को फाइनल होता है। कहीं कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी कुछ हो जाते हैं। तो कल आया है वैकेंसी के कारण लाठीचार्ज चला है, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग, क्या है? सबसे पहले आप ये देखिए कि वैकेंसी कितना आया है, 5,000। कितने साल इंतजार करने के बाद? 5 साल। और अगर हम 5 साल का हिसाब जोड़ें तो ग्राम प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक हम जाने कितने हजार नेताओं को उनकी जिम्मेदारी देते हैं, हम वही वोटर हैं। और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देने के बाद आज हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, हम अपना हक और अधिकार, अपना रोजगार नहीं पा रहे हैं। 5,000 वैकेंसी चुनाव के समय में दे करके हम लोगों को, नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है, और ये दुर्भाग्य की बात हम नौजवानों के लिए। नौजवान तो हमेशा इसी लाठीचार्ज में रहते ही हैं। ये जो लाठी चार्ज है, ये नौजवानों की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में एक हिस्सा बन चुका है इस हाँ। समय। सच्चाई ये है कि पहले आप फिजिकल कराओ, मेडिकल कराओ, एट लास्ट जब आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आना हो तो उससे पहले आप लाठी चार्ज कराओ। इलाहाबाद में भी देखने को मिला। ये हम लोगों की लाठी चार्ज जो है भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा हो चुका है। धरना, आंदोलन, लाठी चार्ज और कोर्ट केस भी कहीं कहीं पे ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि न जाने भर्ती प्रक्रिया में कितनी प्रक्रियाएं एक्स्ट्रा घुस गई हैं, लेकिन रोजगार नहीं। बस वैकेंसी के नाम पे यही सब हो रहा है। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? I am from Tamil Nadu. My name is Stili Babu. I will speak in Tamil. Okay. தென்னக ரயில்வே துறையில் பயிற்சி முடித்த அப்ரண்டிஸ் மாணவர்கள், ICFல பயிற்சி முடித்த அப்ரண்டிஸ் மாணவர்கள் இங்கே பணி நியமனத்துக்காண்டி பலமுறை போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், பலமுறை பலகட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க இல்லை அனைத்து அமைப்புகளும் சார்ந்து எந்த ஒரு கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லா அமைப்புகளும் எங்களுக்கு துணை நின்றும் நாங்கள் யாருக்குமே எங்களுடைய கொள்கையை விட்டு கொடுக்காம தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி முடித்த அப்ரண்டிஸ் மாணவர்களாக நாங்கள் பலகட்ட போராட்டங்களை முன் வச்சிருக்கிறோம். இதற்கான தீர்வு இது வரைக்கும் கிடைக்கல. தமிழகத்தில் மட்டும் தொடர்ந்து 11 மாதங்களாக பலகட்ட போராட்டங்களை முன் வச்ச காரணத்தினால் கடைசியாக டெல்லியில் இங்கே நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கை முன் வச்சு இங்கே வந்திருக்கிறோம். இந்த கோரிக்கையை முன் வச்ச காரணத்தினால இது வரைக்கும் எங்களுடைய கோரிக்கையை கேட்டிருக்கிறாங்களே தவிர அதுக்கான முடிவு இது வரைக்கும் எட்டப்படலை. இதற்கான தீர்வு எட்டப்படணும். அதுக்காண்டி சிவகோபால் மிஸ்ரா சாரை இங்கே பார்த்துருக்குறோம். அவர் எங்களோட கோரிக்கையை கேட்டுக்கிறாங்க. அதுக்கான தகவல் நான் சொல்கிறேன்ற ஒரு 15 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு அதுக்கான தகவல் நாங்கள் மிக விரைவில் கண்டிப்பாக பயிற்சி முடித்த பாதிக்கப்பட்ட அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்கள் சார்பாக மிக விரைவாக நாங்கள் தெரிவிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கான கோட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. 20% கோட்டா 2016க்கு பிறகு புதுசாக ஒரு அமல் கொண்டு வராங்க ஒரு திட்டத்தை. அந்த திட்டத்தை பயிற்சி முடித்த அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்களுக்கு முழுமையாக கொடுக்கணும். அதுக்காண்டி அந்த கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்கிறோம். இது இல்லாமல் ஓல்டு GM பவர் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1998க்கு பிறகு இன்று வரைக்கும் பணி நியமனம் வழங்கலை. மற்ற மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 2016 வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு சில மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 2014 கொடுத்துருக்காங்க, 15 கொடுத்துருக்காங்க. எங்களோட கோரிக்கை இந்தியா முழுக்க ஒரே சட்டம் தான் இருக்குது. தென்னக ரயில்வே துறை பயிற்சி முடித்த அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்களுக்கும் அதன் அடிப்படையில் முழுமையாக பணி நியமனம் வழங்கணும். அது எங்களோட கோரிக்கையாக நாங்கள் இங்கே முன் வச்சிருக்கிறோம். 20% கோட்டா பயிற்சி முடித்த அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது முழுமையாக CCAக்கே கொடுக்கணும். இது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளை ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு நாங்கள் முன்வைக்கிறோம். சிவகோபால் மிஸ்ரா சார்கிட்டையும் அதை தான் நாங்கள் முன் வச்சிருக்கிறோம். எங்களுக்கான பணி நியமனம் மிக விரைவில் கிடைக்கணும். அது ஒட்டுமொத்த பாதிக்கப்பட்ட அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்கள் சார்பாக இங்கே நாங்கள் முன் வந்திருக்கிறோம். 200க்கும் மேற்பட்ட அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்கள் தமிழகத்தை நோக்கி, தமிழகத்தில் இருந்து இங்கே டெல்லியை நோக்கி வந்திருக்கிறோம். இதற்கான தீர்வு மிக விரைவில் எட்டப்பட வேண்டும் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன். बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए पर्सनली माफ करिएगा हमें कि मैं तमिल नहीं समझ पाता हूँ,
अगर आप इनकी बातों को समझ पाए या कोई भी और व्यक्ति, तो आप इनके भाषा को हिंदी में या इंग्लिश में आप बता हाँ, पाए। मैं बताता हूँ आपको। देखो ये सब हमारे साथ ही है, हमारे सदन जोन अप्रेंटिस ही है। इसलिए इन्होंने क्या कहा उस बात को हाँ, आप मैं बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 1998 बैच से लेकर 2016 तक जब तक जीएम पावर था, तब कोई भी अप्रेंटिस को नहीं लिया गया है। ओके, जब जीएम के पास हाथ में पावर है होते हुए नहीं लिया गया है, ये क्या रीजन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। ओके, सेकंड, अभी एक 2016 के बाद एक पॉलिसी रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी लॉन्च किया है, तो ये है 20% कोटा का। सो 20% कोटा मीन जैसे कि एक्स सर्विसमैन का एक कोटा होता है, तो एक्स सर्विसमैन कोटा क्या होता है, जैसे एक्स सर्विसमैन को ही लेना पड़ता है, इसके अलावा वो जो खाली पेज होता है वो किसी को देते नहीं है। सेम उसी की तरह जैसे सीसीए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का जो 20% का जो कोटा है वो कोर्स ओनली सीसीए को देना चाहिए, ओपन मार्केट को नहीं जाना चाहिए। वो जैसे एक्स सर्विसमैन को कोटा दे रहे हैं ऐसे सेम हमें देना चाहिए सीसीए के कैटेगरी का। तो ये सब फॉलो करना चाहिए रेलवे गवर्नमेंट, कि 2019 में क्या किया है, वैकेंसी पेंडिंग है अभी भी, सीसीए कोटा भी फिल नहीं हुआ है, वो ओपन मार्केट में जा रहा है, तो वो ओपन मार्केट में नहीं जाना चाहिए। ये 20% टोटल कोटा जितने लोग एग्जाम लिखे हैं जो 2019 का जो नोटिफिकेशन में, सारे अप्रेंटिस उसमें आ जाना चाहिए, इंक्लूड जो भी अटेंड किए हैं एग्जाम, सबको रेलवे जॉब मिलना चाहिए इसमें। तो ये करने से क्या होगा, आधे बच्चे लोग तो क्लियर हो जाएंगे इसमें। और जैसे 2016 तक जब जीएम पावर था तो उसमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला है, अप्रेंटिस को नहीं लिया गया जीएम पावर के थ्रू से। तो वो 2016 का जो पॉलिसी जो सेफ्टी कैटेगरी का जो अंदर आना चाहिए था, उसको एक वन टाइम सेटलमेंट की तरह एक पॉलिसी लेकर आकर उसमें सीसीए को एंटर करना चाहिए। तो ऐसा एक पॉलिसी बने तो डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगा। तो हमारा एक ही डिमांड है, वन टाइम सेटलमेंट। वन पॉइंट सेटलमेंट में क्या होना चाहिए, सारे सीसीए अपडेट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं उनके लिए नया पॉलिसी जो जीएम रेलवे बोर्ड जो भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हाँ, तो वो एक सपोर्ट रहेगा स्किल इंडिया स्कीम के लिए। ये भाई साहब तमिलनाडु से थे, इन्होंने जो अपनी बात कही उन्हीं बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए एक भैया ने हमें बताया। आप कहाँ से हैं? तमिलनाडु तमिलनाडु You are from Tamil Nadu. हाँ तमिलनाडु What's your name and what's your problem? சொல்றேன் தமிழ்ல பேசு. You can speak in Tamil. Yeah, also in Hindi, English. என் பேர் மோத்திலால். தமிழ்நாடு சதன் ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் பண்ணேன் 2008. இது வரலையும் சீனியாரிட்டி லிஸ்ட் போட்டு வேலைக்கு ஆள் எடுக்கல. அதேமாரி ஐசிஎஃப் 1998 சீனியாரிட்டி லிஸ்ட் போட்டு அவங்களையும் இது வரலையும் எடுக்கல. 2019 வந்த ஆர்ஆர்சியில் 20% கோட்டா சிசிஏக்கு ஒதுக்குனாங்க. அவங்களையும் இது வரலையும் அந்த முழுமையாக நிரப்பல. அந்த சிசிஏ கோட்டாவில் சிசிஏ கோட்டாவில் 20% சிசிஏவுக்கே ஒதுக்கல ஃபுல்லாகவே. அதில் ஒதுக்குனது பார்த்தா இன்னும் ஒரு 2000 வேகன்சி இருக்கு, அதுலேயும் ஃபில் பண்ணும். ப்ளஸ் ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் 1998 2016 உள்ள அப்ரண்டிஸ்களுக்கு வேலை எடுக்கணும். இதுவே என் கோரிக்கை. Where are you from and what's your name? தமிழ்நாடு. என்னுடைய பேர் தெய்வ சிகாமணி. நான் சவுத் ஜோன்லேருந்து வரேன். நான் எங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்களுக்கு 20% ஃபஸ்ட்டு ஜிஎம் பவர் 2016 மட்டும் இருந்தது. அந்த ஜிஎம் பவரில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு எந்த வேலை வாய்ப்பும் கொடுக்கல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க, மற்ற ஸ்டேட்டில் எங்களுக்கு தரல. இப்போ ஜிஎம் பவர்னால் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எப்பயுமே, அது எங்களுக்கு கிடைக்கல. இப்போ 20% கோட்டான்னு 2016க்கு மேலே ஒரு கோட்டா ஒன்று இது பண்ணாங்க, அந்த 20% கோட்டான்ட்டு. அந்த கோட்டாவில் என்ன கேட்டால் முழுமையாக எங்களுக்கு இப்போ ரிசர்வேஷன் கோட்டான்றது எங்களுக்கு மட்டும்தான் வரணும், சிசிஐக்கு மட்டும்தான் வரணும், மற்ற யாருக்கும் வரக்கூடாது. அது இதெல்லாம் கேட்டால் ஒரு 18,000 பேர் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணது. 20,000 வேக்கண்ட்டுக்கு 20,000 வேக்கண்ட்டுக்கு 18,000 அப்ளை பண்ணது. எழுதுனது 16,000 பேர் தான் எழுதிருக்காங்க. இது ஒரு டிமாண்டே கிடையாது. இது அதனால எங்களுக்கு முழுமையாக அந்த வேலை எங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தவங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம போட்டிருந்தா 20,000க்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் எங்களுக்கு நீங்கள் மார்க் இது பண்ணலாம். எங்களுக்கு போட்டியால் அதை பற்றி அந்த வேக்கண்ட் எங்களுக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். எங்களுக்கு அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. முழுமையாக எங்களுடைய கோட்டா எங்களுக்கு தரணும். எல்லா அப்ரண்டிஸ்க்கும் இது எங்களுடைய கோட்டா கொடுத்தா மட்டும் தான் நாங்கள் உள்ளே போக முடியும். ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கில்டு, டபுள் ஸ்கில்டு, ஓகேங்க. ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணி தான் நாங்கள் வரோம். 2 வருஷம் ஐடிஐ முடிப்போம், 1 வருஷம் அப்ரண்டிஸ். இல்லாதவங்க என்னன்னு கேட்டால் 3 வருஷம் அப்ரண்டிஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நாங்கள் வெளியே இருக்கும்போது 10th முடிச்சும் எப்படி உள்ளே வர முடியும்? அவங்க என்ன தகுதி இருக்கு அவங்களுக்கு தகுதியெல்லாம் நீங்கள் கூட்டின்னு எப்படி நீங்கள் எங்களை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் அவங்கள வைக்க முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரைனிங் 3 வருஷம் எங்களுக்கு ரயில்வேல ட்ரைனிங் பண்ணால் ரயில்வேல தான் நீங்கள் வேலை கொடுக்கணும்.
அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. எங்களுக்கு முழுமையா எங்களுடைய வேலையை எங்களுக்கு கொடுங்க. 10th முடிச்சவங்க, ஐடிஐ முடிச்சவங்க வந்து டைரக்டா வர முடியாது. நாங்க டபுள் ஸ்கில்டு. எங்களை என்ஐசி, என்சிவிடி எல்லா மார்க் லிஸ்ட்டும் எங்களுக்குள்ள இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து நீங்க தகுதியான இப்போ ரயில்வே பொறுத்தவரை கேட்டா எங்களால லாபம் தான். வருஷத்துக்கு 1000க்கு மேல நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம். எங்களால ரயில்வேக்கு வந்து லாபம் தான், நஷ்டம்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒருத்தவங்க புதுசா வந்து 10th முடிச்சவங்க இவங்க வந்தா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணணும், 6 மாசம் சம்பளம் தரணும். எங்களுக்கு வந்து நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டைப்பன் தான் தரீங்க. இந்த ஸ்டைப்பன் வந்து 1000 ரூபாயில தான் நாங்க வந்து செய்யறோம். நாங்க இந்த ஸ்டைப்பன் வச்சு எங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாமே வெளியூர்ல இருந்து வந்து ட்ரைனிங் பண்ணாங்க. 3 வருஷம் பண்றவங்க காலைல 3 மணிக்கு அரக்கோணத்துலேருந்து 3 மணிக்கு வந்தாதான் நம்ம காலையில காலையில வந்து ட்ரைனிங் பண்ணோம். 7:30 மணிக்கு ரயில்வே ஸ்டாப் எப்படி கார்டு அடிக்கிறோம் அது மாதிரி நாங்களும் கார்டு அடிக்கிறோம். அந்த ரயில்வே ஸ்டாப் எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் 3 வருஷம் நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்றோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ட்ரைனிங் பண்றோம். இது வந்து எங்களுக்கு முழுமையாக எங்களுடைய கோட்டாவும் நீங்க கொடுங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு வேக்கன்ட் இருக்குல்ல, எங்களுக்கு டிமாண்ட் இல்லை. டிமாண்ட் இல்லாத பட்சம் எங்க வேலை எங்களுக்கே கொடுங்க. அதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. ஒட்டுமொத்த அப்ரண்டிஸ்க்கும் தரணும். कहीं ना कहीं ये अपनी मांगों को लेकर बात को रख रहे हैं। जो भी तमिल समझते होंगे वो इनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर कहा जाए तो ये जो सभी लोग जो हिंदी भाषी थे उन्होंने बताया कि हम रेल जी जो भी है, सारे जोन का जो भी है सेम प्रॉब्लम ही है। क्या है, सब बेरोजगार हैं, सबको जॉब काम चाहिए। ओके, क्योंकि तो मांगों को लेकर है। बिल्कुल है, हम भरोसा करते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी डेफिनेटली एक सोल्यूशन लेकर आएंगे। डेफिनेटली हम लोग सब होप कर रहे हैं। डेफिनेटली एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से टीटीएस चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मुद्दा, हम अप्रेंटिसों का पीड़ा को हम सरकार तक बात पहुंचाने का कृपा कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। जैसा कि आप सभी से अप्रेंटिस भाइयों से आपने उनकी दर्द, अपनी पीड़ा को सुन ही लिया। मैं ज़्यादा विस्तार में बात करूंगा नहीं। बस मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से और हमारे गार्जियन, हमारे मसीहा अप्रेंटिस मसीहा माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी से। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे कि मुझे जल्द रेल में समायोजन मिलेगा, माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। धन्यवाद। मैं भी आशा करता हूं कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। तो ये लोग थे जिनसे हमने बातें की और लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं को अपने शब्दों में बयां करा। हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो ऑफिस है वहाँ पे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार या रेलवे से संबंधित जो भी अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये आते हैं और इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। अगर वो देख रहे हो, सुन रहे हो तो इन पे सोचा जाए, विमर्श किया जाए। ये काफ़ी ठंड में और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। धन्यवाद।